हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप लोग अपनी जो पढ़ाई है उसको आगे कंटिन्यू करिए और जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है आप लोगों को, वो समझने की कोशिश कीजिए। पिछले वीडियो में हमने लेसन 4 से खनिज संसाधन एवं औद्योगिक कार्यकरण के बारे में पढ़े थे। उसे चैप्टर के आगे के भाग हैं ये, जिसमें हम भारत के बृहद औद्योगिकरण प्रदेश के बारे में देखे थे, जिसमें मुंबई, पुणे औद्योगिक प्रदेश के बारे में देखा हुआ था। सेकेंड में थे हुगली औद्योगिक प्रदेश के बारे में। तीसरे देखे थे हमने बंगलुरु कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश के बारे में। और उसी के साथ साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी किस तरीके से जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, या फिर कहें इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी अधिक बढ़ती ही जा रही है, इसके बारे में देखे थे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ये उसी में से हैं भारत के बृहद औद्योगिक प्रदेश में से, जिसमें पॉइंट नंबर 4 है गुजरात औद्योगिक प्रदेश के बारे में देखना है। देखते हैं आगे। इस प्रदेश में 2 प्रमुख शहर अहमदाबाद और बड़ोदरा स्थित है। कहा कि ये जो गुजरात प्रदेश है औद्योगिक प्रदेश, वहाँ पे 2 प्रमुख शहर कौन कौन से, अहमदाबाद और बड़ोदरा स्थित है। इसलिए इसे अहमदाबाद और बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रमुख 2 शहर हैं जहाँ पे औद्योगिक प्रदेश के रूप में इसे जाना जाता है। इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र जामनगर, राजकोट, सूरत, बड़ोदरा, खेड़ा, आणंद और भरूच और क्या है, गोधरा है। तो ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं जो कि वहाँ पे स्थापित हैं। अहमदाबाद में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें हैं। सूरत में हीरे की कटिंग, सोने चांदी और जेवर और वस्त्र के उद्योग विकसित हैं। आणंद में डेयरी उद्योग प्रमुख है। अहमदाबाद में इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, दवाइयाँ आदि के कारखाने हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो औद्योगिक प्रदेश है, जो गुजरात, जहाँ पे प्रमुख शहर अहमदाबाद और बड़ोदरा है, जहाँ पे क्या है, उन प्रमुख शहरों में तरह तरह के उद्योग लगे हुए हैं। कुछ जगह जैसे कि यहाँ पे सूरत में बताया कि हीरे की कटिंग, मतलब हीरे को काटने, जिस तरीके से आप हीरो को देखते तराश करके उसको तैयार किया जाता है, तो हीरे की कटिंग करने का कार्य किया जाता है। और जो सोने चांदी के जेवर हैं और ये भी तैयार किए जाते हैं, और वस्त्रों के भी उद्योग स्थापित किए गए हैं। इसके साथ साथ आणंद में देखेंगे कि डेयरी उद्योग भी प्रमुख है, जहाँ दूर दूर तक उसकी सप्लाई की जाती है। और अहमदाबाद में इंजीनियरिंग सामान, मतलब इंजीनियरिंग में जो सामान यूज़ होने वाले हैं उन सामानों को, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, सॉफ्टवेयर, दवाई कारखाने, ये सारे कारखाने वहाँ पे लगे हुए हैं। आगे हम 5वें नंबर पे देखते हैं छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के बारे में। इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार पश्चिम बंगाल से लेकर दामोदर घाटी से भूम एवं उड़ीसा तक है। ये छोटा नागपुर जो औद्योगिक प्रदेश है, वहाँ के बारे में बताया कि औद्योगिक प्रदेश का जो विस्तार है, उसका फैलाव है छोटा नागपुर, वो कहाँ से है, पश्चिम बंगाल से लेकर के दामोदर घाटी से होते हुए भूम एवं उड़ीसा तक फैला हुआ है। इसलिए इसे राउरकेला जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। सिंहभूम का क्षेत्र लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, मैग्नीज आदि के लिए तो दामोदर घाटी कोयले के लिए जानी जाती है। जो सिंहभूम है वहाँ पे क्या पाया जाता है, क्षेत्र में लौह अयस्क पाया जाता है, तांबा, यूरेनियम और मैग्नीज आदि पाए जाते हैं। उसी तरह दामोदर घाटी में क्या प्राप्त है, कोयले की वहाँ पे प्रचुरता है, मतलब काफ़ी मात्रा में कोयले प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में लौह अयस्क उद्योग का विकास जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर में हुआ है। तो इसी वजह से, उस वजह से जो दामोदर घाटी कोयला में जो कोयला ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो उस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में क्या है, लौह अयस्क के उद्योगों का भी विकास हुआ है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि प्रमुख हैं जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर में हुआ है।
इस क्षेत्र में भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में उर्वरक उद्योग, सिंदरी में सीमेंट कारखाना, डालमिया नगर व चपला में स्थित हैं। तो इस तरीके से क्या है, वहाँ पे इंजीनियरिंग उद्योग है वो भी तरह तरह के उद्योग स्थापित हुए हैं। सीमेंट के कारखाने हो गए, उर्वरक के उद्योग हो गए और अन्य तरह की जो उद्योग, छोटे छोटे उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। आगे देखते हैं विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। ये विशाखापट्टनम के बारे में बताया गया है। यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम जिले से लेकर प्रकाशम जिले तक स्थित है। इस प्रदेश के विकसित होने के कारण विशाखापट्टनम एवं मछलीपट्टनम के बंदरगाह हैं। गोदावरी घाटी में पेट्रोलियम पदार्थ व कोयला मिले हैं और इस कारण यहाँ लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है। किसकी प्रचुरता के कारण? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक तो बंदरगाह हैं जो कि विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम जैसे बंदरगाह स्थित हैं, जहाँ पे गोदावरी घाटी में पेट्रोलियम पदार्थ व क्या मिले हैं, कोयला मिले हैं। तो इसी वजह से लौह अयस्क कारखाना यहाँ पे स्थापित किया गया है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड की स्थापना की गई है, जहां पोत बनाए जाते हैं, जो पोत मतलब नाव तैयार किए जाते हैं। इस प्रदेश में चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग विकसित हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों के जो बताए गए हैं, जैसे विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड की स्थापना क्या है, जहाज तैयार किए जाते हैं और गोदावरी घाटी में पेट्रोलियम पाया जाता है और कोयला भी मिले हैं। तो इसी तरीके से अन्य उद्योग हैं, वहाँ क्या है, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग और उर्वरक के उद्योग भी और इंजीनियरिंग उद्योग फैले हुए हैं। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजामुंदरी, गुंटूर, एलुरु आदि औद्योगिक केंद्र है। तो ये भी प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में ये भी जाने जाते हैं। आगे देखेंगे गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। ये गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ के औद्योगिक प्रदेश के बारे में। दिल्ली के आसपास के शहरों गुड़गांव, फरीदाबाद, मोदीनगर, मेरठ, अम्बाला, मथुरा, सहारनपुर, नोएडा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत आदि तक इस प्रदेश का विस्तार हुआ है। मतलब दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं, उन शहरों के क्षेत्र जो हैं, उन क्षेत्रों में औद्योगिक का जो क्षेत्र है उनका विस्तार हुआ है। यह प्रदेश खनिज स्रोत से काफ़ी दूर है। मतलब यहाँ पे खनिज स्रोत मतलब खनिज प्राप्त जो होते हैं उनसे काफ़ी दूर है। अतः इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, खेल के सामान, बिजली के सामान, होजियरी, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, आगरा औद्योगिक क्षेत्र में कांच और चमड़े के उद्योग में, तेल परिष्कृत उद्योग, फरीदाबाद में इंजीनियरिंग उद्योग, सहारनपुर में कागज उद्योग का विकास हुआ है। तो इन क्षेत्र जो गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश में अन्य जगहों की भांति यहाँ पे खनिज स्रोत नहीं प्राप्त हुए, मतलब इन चीज़ों से काफ़ी दूर है। बल्कि यहाँ पे क्या क्या देखने की चीज़ जो उद्योग लगे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, मोबाइल हो गए, खेल के सामान, बिजली, इस तरीके से तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, जैसे ट्रैक्टर, साइकिल, होजियरी हो गए, कृषि उपकरण मतलब कृषि के जो इस्तेमाल किए जाने वाले जो यंत्र हैं वो हो गए, और जो आगरा औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ पे कांच और चमड़े के बने उद्योग भी विकसित किए गए हैं। और मथुरा में ये भी बताया गया कि तेल परिष्कृत तेल को शोध किए जाने वाले उद्योग लगे हुए हैं। और फरीदाबाद में इंजीनियरिंग उद्योग, इसी तरीके से यहाँ पे कागज उद्योगों का भी विकास हुआ है। गुड़गांव में प्रमुख उद्योग ऑटोमोबाइल, वस्त्र निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, BPO के हैं, जो कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के हैं। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों के अलावा भी गुड़गांव में प्रमुख उद्योग जो क्या है, ऑटोमोबाइल से लेकर के वस्त्र निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सारी चीज़ें क्या है विकसित हुई हैं। आगे हम देखेंगे कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश केरल के छोर पर स्थित है। ये जो उद्योग बताया गया वो किधर है,
जो औद्योगिक प्रदेश केरल के छोर पर है। इसका विस्तार तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, आलपुझा, एर्नाकुलम तथा त्रिचूर जिले में है। यह प्रदेश देश के खनिज प्रदेश से काफ़ी दूर स्थित है। तो ये प्रदेश जो बताए गए यहाँ पे खनिज से काफ़ी दूर स्थित है। अतः इन क्षेत्रों में कृषि उत्पाद के आधार पर उद्योगों का विकास हुआ है। कहने का मतलब कृषि में जो उत्पादन की जाती है या कृषि के माध्यम से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, उन्हीं चीज़ों के आधार पर उद्योगों का विकास हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आगे बताया गया है, इन उद्योगों के अतिरिक्त क्या है, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग, कागज उद्योग, मछली आधारित उद्योग, नारियल के रेशे उत्पादों से संबंधित उद्योग, सीमेंट उद्योग और तेल परिष्कृत उद्योग इन प्रदेशों में हैं। तो कृषि उत्पाद के आधार पर तो किए गए हैं, लेकिन इसके साथ भी अन्य जो उद्योग हैं उन उद्योगों का भी विकास हुआ है। आगे देखेंगे दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा औद्योगिक प्रदेश के बारे में। छत्तीसगढ़ में स्थित यह औद्योगिक प्रदेश मूलतः स्थानीय खनिजों पर आधारित है। कहने का ये मतलब जो छत्तीसगढ़ पर जो स्थित जो भी चीज़ें खनिज चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो उसी पर आधारित उद्योगों का स्थानीय तौर से औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के तकनीक सहयोग से की गई। चूँकि यह भिलाई में स्थित है, यह कौन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई में इस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई मार्ग पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई नगर में स्थित है। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क 97 किलोमीटर दक्षिण में स्थित दिल्ली राजहरा पहाड़ियों से आता है। तो इस संयंत्र मतलब जहाँ जो भिलाई इस्पात कारखाने की बात है, उस संयंत्र में लौह अयस्क क्या है 97 किलोमीटर दक्षिण में, जो कि कहाँ पे स्थित है, दिल्ली राजहरा की पहाड़ियों से आता है। कोयला कोरबा एवं झारखंड के झरिया खानों से आता है। जो कोयला कहाँ पे, कोरबा एवं झारखंड की जो कोयला है वो कोरबा एवं झारखंड की झरिया खानों से प्राप्त जो कोयला है वो पहुँचाया जाता। अन्य खनिज समीप ही पाए जाते हैं। मतलब समीप मतलब जो अन्य बाकी जो खनिज हैं वो पास के ही क्षेत्रों से प्राप्त या मिल जाते हैं। इस उद्योगों से संबद्ध कई इकाइयाँ भिलाई इस्पात संयंत्र को कलपुर्जे एवं उपकरण की आपूर्ति करने में लगे। मतलब इस उद्योग से संबंधित जो कई ऐसे कार्य हैं जिसमें भिलाई इस्पात कार्य कारखाना को कलपुर्जे मतलब जो पार्ट्स होते हैं तरह तरह के, उन पार्ट्स के माध्यम से अन्य उपकरण भी तैयार किया जाता है जिससे पूर्ति की जाती है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जैसे भिलाई इस्पात कारखाने में जैसे हो गए उसमें जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं, तो उन जैसे रेल की पटरियाँ बिछी होती है वो इसी तरीके से उन पटरियों का निर्माण किया जाता है। और बड़े बड़े जो प्लेट होती हैं उन प्लेटों को, जो कि बहुत ही लंबी चौड़ाई भी होती है उनकी, ऐसे प्लेटों को वहाँ पे जो तैयार किया जाता है। तो इसके साथ साथ और भी ऐसे जो पार्ट्स हो गए या कई अन्य तरह के उपकरण हैं वो पूरी की जाती है यहाँ से। भिलाई संयंत्र के कच्चे माल की सुविधा के कारण इस भाग में इस्पात को रोलिंग मिल्स एवं रायपुर में रेल वैगन सुधारने का कारखाना है। तो क्या कहाँ बताया गया है कि जो भिलाई संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र है वहाँ पे कच्चे माल की सुविधा, जो उद्योग में प्रथम तौर से इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें कच्चा माल वो आसानी से प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि इस्पात की जो क्या है रोलिंग मिल्स और रायपुर में रेल वैगन मतलब जो रेल की जो डिब्बे तैयार की जाती है, जैसे किसी वर्ष डैमेज हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए या कि कोई अन्य कारण की वजह से उनमें कुछ डिस्टरबेंस होते हैं, तो उन डिस्टरबेंस को सुधारने के लिए इस कारखाने का इसमें उसे सुधार किया जाता है। कृषि आधारित राइस चावल मिल का भी विकास हुआ है। इनके अलावा इलेक्ट्रिकल्स
रासायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आधुनिक उद्योग भी काफ़ी विकसित हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ भी इसके अलावा क्या है, जो इलेक्ट्रिकल सामान होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो भी प्राप्त किए जाते हैं। तो और रासायनिक उद्योग भी स्थापित किए गए हैं, इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित और इलेक्ट्रॉनिक्स से जैसे आधुनिक उद्योग जिसका इस्तेमाल काफ़ी अधिक हमारे दैनिक जो जीवन है, जो रोज़ की दिनचर्या या हमारी जो लाइफ स्टाइल में यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों का चीज़ें उन उद्योगों में तैयार हो रही हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि मानचित्र 4.3 में भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के बारे में दिखाया गया है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, जिसमें हम जो औद्योगिक प्रदेश के बारे में देखे थे कि मुंबई पुणे, दूसरा था हुगली, बेंगलुरु तमिलनाडु, गुजरात छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम गुड़गांव, दिल्ली मेरठ, कोलम तिरुवनंतपुरम के बारे में। तो ये चीज़ें कहाँ कहाँ है, जैसे यहाँ पे भारत के नक्शे में दिखाया गया है कि जिसमें हम देख सकते हैं। जैसे कि हमने पहले नंबर पे क्या पढ़ा था कि मुंबई पुणे। अब जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्षेत्र जो कि मुंबई पुणे के जो क्षेत्र जहाँ पे औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। उसी तरीके से दूसरे नंबर पे हमने देखा था हुगली। यहाँ पे ये क्षेत्र आपका औद्योगिक क्षेत्र है। उसी तरीके से हम आगे देखेंगे बारी बारी से कि आगे तीसरे नंबर पे कहा गया है बेंगलुरु। देख सकते हैं यहाँ पे बेंगलुरु तमिलनाडु, जो कि ये क्षेत्र यहाँ पे आप समझने के लिए यहाँ पे नंबरिंग भी दिया गया है, ताकि आप लोग कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है वो आसानी से सुविधा से समझ सकते हैं। उसी तरीके से दिया है अगला जो कि है हमारा गुजरात। जैसे कि आप लोगों ने मानचित्र भरा है और बहुत बच्चे इसे समझ भी गए हैं कि कौन कौन से क्षेत्र कहाँ पे हैं। तो ये आपका गुजरात का है। अब फिर हम देखते हैं 5वें नंबर पे कहा गया है। 5वें नंबर पे है छोटा नागपुर, जिसे हम देख सकते हैं ये वाले क्षेत्र छोटा नागपुर का। उसी तरीके से अगला बोला गया है कि विशाखापट्टनम गुंटूर, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, देख सकते हैं आप। उसी तरीके से है गुड़गांव दिल्ली मेरठ, जो कि यहाँ पे दिखाया गया 7वें नंबर पे ये वाले क्षेत्र हैं। आप देख सकते हैं भारत के नक्शे पे कहाँ पे वो जो औद्योगिक उद्योग लगे हैं या प्रदेश हैं वो कहाँ पे स्थित हैं। उसे आगे देखते हैं फिर कोलम तिरुवनंतपुरम के बारे में, जो कि ये सबसे नीचे, आप सभी जानते हैं कि ये दक्षिणी प्रदेश है, दक्षिणी क्षेत्र है। तो कि ये वाला क्षेत्र है जो कोलम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश है। तो इसे बच्चे बुक में आप लोग भी देख करके समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश से लगे हुए हैं। फिर हम आगे देखते हैं बच्चे भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की आधारशिला 27 नवंबर 1965 को रखी गई थी, जिसमें उत्पादन 7 मई 1975 से प्रारंभ हुआ। ये कहा कि भारत में जो एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो कि बाल्को की आधार है, जिसमें 27 नवंबर 1965 को रखी गई थी, जिसमें 7 मई 1975 से आरंभ हुआ है। कोरबा के अतिरिक्त सरगुजा के मैनपाट, अमरकंटक व आसपास के अन्य जगहों पर बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। कोरबा के अतिरिक्त मतलब कोरबा के अलावा, जो कि सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में, अमरकंटक के आसपास के क्षेत्रों में और अन्य जगह पर बॉक्साइट है वो काफ़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। बॉक्साइट के नए स्रोतों के रूप में बाल्को की सरगुजा जिले की मैनपाट खदान से तथा साथ ही पुटका पहाड़ स्थित बाल्को के निजी खानों से बॉक्साइट प्राप्त किया जा रहा है। कोरबा में आज 671 औद्योगिक उपक्रम यूनिट, मध्यम और बड़ी यूनिट स्थापित है। तो इस तरीके से क्या है, बॉक्साइट जो है वो नए नए स्रोतों पर, जैसे बाल्को के रूप में बाल्को की सरगुजा जिले की मैनपाट खदान के साथ साथ अन्य भी जगहों पर बॉक्साइट प्राप्त किया जा रहा है। आगे हम देखेंगे कोरबा में बीचों बीच से गुजरने वाली हस्तो नदी कारखानों को पानी की आवश्यकता पूरी करेगी, जो कि क्या है, कोरबा के बीचों बीच में गुजरने वाली कौन सी नदी, हस्तो नदी, वो क्या है, कारखाने को
नदी कारखाने को पानी की जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, उसे पूरा करेगी। आज इस संख्या में इस संस्था में 6,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो कारखाना लगा है उस कारखाने में काम करने वाले 6,000 कर्मचारी वहाँ पे कार्यरत हैं। हम जानते हैं कि यहाँ बॉक्साइट के अतिरिक्त कोयला का विशाल भंडार था। कोयले का विशाल भंडार होने से यहाँ पे क्या है, थर्मल पावर की स्थापना हुई है। किसकी वजह से? बॉक्साइट के तो थी, इसके अतिरिक्त कोयले का भी जो भंडार था वो काफ़ी अधिक है। तो इसी विशाल भंडार होने से यहाँ पे कौन से पावर, थर्मल पावर की स्थापना हुई है, जिससे इस संयंत्र को व राज्य को बिजली की आपूर्ति होती है। तो इसी संयंत्र के माध्यम से जो राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की जो ज़रूरत है बिजली की पूर्ति यहीं से की जा रही है। इस तरह यहाँ ऊर्जा के केंद्र के रूप में उभरा है। इसके साथ ही यहाँ पे सीमेंट, कागज व लुगदी, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन तथा कोसा टसर के हथकरघा उद्योग का विकास हुआ है। तो इसके साथ साथ सीमेंट, लुगदी, कागज की जो होती हैं उसका निर्माण हुआ है। इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, रासायनिक व कोसा, जो कोसा के द्वारा जैसे टसर होते हैं उनसे वस्त्र उद्योग, वस्त्र लगे हैं, जैसे कि आप सुने होंगे कोसा साड़ी के बारे में। तो उनसे ऐसे साड़ी या अन्य तरह के कपड़े तैयार किए जाते हैं। हथकरघा मतलब हाथों के माध्यम से किए बने जो उद्योग हैं या हाथों के इस्तेमाल से किए जाने वाले उद्योगों का भी विकास हुआ है। रायगढ़ में जिंदल ग्रुप का लौह इस्पात का कारखाना कार्यरत है। तो रायगढ़ के जिंदल ग्रुप में आप भी जानते हैं बच्चे कि जो जिंदल ग्रुप जो कि रायगढ़ में, वहाँ पे लौह इस्पात का कारखाना है। इस क्षेत्र के मुख्य औद्योगिक केंद्र भिलाई, दुर्ग, रायपुर, कुम्हारी, चामोल, मंडहर, महासमुंद, उरला, धारसीवा, बिलासपुर, कोरबा, चांपा, अगलतरा, रायगढ़, गोपालपुर, सिरगिट्टी हैं। तो ये क्षेत्र जो कि औद्योगिक केंद्र के रूप में हैं। आगे देखते हैं 2007 में सरकार ने देश में औद्योगिक विकास, आय में बढ़ोतरी, रोजगार के प्रोत्साहन तथा औद्योगिक आर्थिक गलियारों के विकास के लिए नीतिगत पहल की थी। कब? 2007 में सरकार ने क्या किया कि औद्योगिक जो विकास है उसको और अधिक कैसे उसे बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या है, आय में बढ़ोतरी, जो आय है उसमें किस तरीके से जो इनकम है उसको बढ़ाया जाए, और साथ ही रोजगार के लिए प्रोत्साहन, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य मिले, इसके लिए उनको क्या है, सपोर्ट किया गया, उन्हें प्रोत्साहित किया गया। और साथ ही औद्योगिक आर्थिक गलियारों के विकास के लिए नीतिगत सही तरीके से नियम जो बातें थी उसको पहल की गई, लोगों को उन्हें समझाया गया और बताया गया। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के रूप में 8 निवेश क्षेत्रों की घोषणा की गई। इनकी विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है। तो ये जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 7 तक बताया गया है। पहले नंबर पे है अहमदाबाद धौलेरा निवेश क्षेत्र गुजरात, दूसरा है सेंद्रा बिदकीन औद्योगिक पार्क सिटी औरंगाबाद के निकट जो कि महाराष्ट्र में, मनेसर जो है बाबर निवेश क्षेत्र हरियाणा का है, खुसखेड़ा जो भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र राजस्थान, पीथमपुर धार महोनिवेश मध्य प्रदेश, फिर है दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र महाराष्ट्र, और फिर है 7 नंबर पे है जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान के। इसके अलावा चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, बेंगलुरु मुंबई आर्थिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, पूर्वी तटीय औद्योगिक गलियारा। तो इस तरीके से जो गलियारों का जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है या जो जानकारी है उसके बारे में यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, मानचित्र 4.4 में दिखाया गया है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो गलियारा है वो यहाँ पे बताया गया है। जो देख सकते हैं जैसे कि कैसे यहाँ पे जो क्षेत्र है जो गलियारा
बने गए हैं औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र को लेकर के, वो यहाँ पे दिखाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे पुणे, नांदेड़, नागपुर, बड़ोदरा हो गए, इस तरीके से जयपुर, कोटा, आगरा, कोलकाता, ये सारी चीज़ें जो दिखाई गई हैं, देख करके आप लोग भी समझ सकते हैं। अब आगे देखेंगे औद्योगिकरण के प्रभाव। जो औद्योगिकरण है वो किस तरीके से प्रभाव डालता है उसके बारे में। औद्योगिकरण के कई फायदे हैं। औद्योगिकरण की वजह से जब औद्योगिक धंधे का विकास होता है, उससे जो फ़ायदे होते हैं, जो बेनिफिट है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उद्योगों के विकास से बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन होने से काफ़ी सस्ती दरों पर उपभोक्ता के लिए सामान उपलब्ध होता है। यहाँ पे ये बातें बताई गई हैं कि जो उद्योगों के विकास, जब उद्योगों का विकास होता है तो बड़े पैमाने पर, मतलब बड़ी मात्रा में सामानों का जो उत्पादन होने से, मतलब बनने से चीज़ें क्या होती है, काफ़ी सस्ती दरों पर जो उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो उपभोक्ता, जैसे कि हम किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या होंगे, उपभोक्ता होंगे, तो उन उपभोक्ताओं को आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। अगला बताया गया है कि औद्योगिकरण से लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी वृद्धि होती है। जब उद्योग धंधे लगते हैं, चीज़ें बनने लगती हैं, उसकी वजह से डेवलपमेंट जो होती है, और साथ ही साथ इससे जो मतलब कहना चाहिए जो औद्योगिकरण है वो हमारे जो जीवन है उस पर काफ़ी अधिक इसका क्या है, प्रभाव होता है। तो हमारे जो जीवन है उसमें काफ़ी क्या होती है, वृद्धि होती है औद्योगिकरण की वजह से। उपभोक्ता वस्तुओं के कई विकल्प उपलब्ध हैं। ग्राहकों को विकल्पों की व्यापक विविधता मिलती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर से ले लेते हैं, जैसे कि कहना चाहिए एक साबुन ही हमने ले लिया, साबुन लिया तो साबुन हम देखते हैं कि हम मार्केट में सिर्फ एक ही साबुन नहीं है, बल्कि उस साबुन की कई तरह की वैरायटी है। तो इससे क्या है, लोगों को या फिर ग्राहकों को चीज़ें चूज़ करने के लिए उनके पास क्या है, ऑप्शन होता है। वो और भी इसके अलावा, जैसे जो साबुन की बात की जा रही है, तो उस साबुन के अलावा भी और तरह के जो साबुन है उन साबुनों का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि उपभोक्ता वस्तुओं के कई विकल्प उनके सामने उपलब्ध होते हैं, और ग्राहक विकल्पों का क्या है, व्यापकता, मतलब उसमें तरह तरह की वैरायटी होती है, वो उनको मिलती है। आगे है औद्योगिकरण नए रोजगार के अवसर पैदा करता है। औद्योगिकरण की वजह से नए जब उद्योग धंधे लगने लगते हैं या उद्योग लगने लगते हैं तो लोगों को रोजगार के नए अवसर, लोगों को काम करने का अवसर मिलता है। औद्योगिकरण में आयात और निर्यात के लिए परिवहन एवं नए तरीके से विकास होता है। औद्योगिकरण से क्या, आयात मतलब आने और जाने के लिए परिवहन के नए नए तरीके का विकास हुआ है। अगला है संसाधनों का उपयोग किया जाता है। जो संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग किया जाता है। विदेशी मुद्रा की कमाई, इससे क्या है, चीज़ें जब उत्पादन होंगी तो यहाँ की चीज़ें बाहर ले जाया जाएगा, जिससे क्या है, विदेशी मुद्रा की कमाई हो सकती है, फ़ायदा भी दिया जा सकता है। आगे देखते हैं औद्योगिकरण के केवल लाभ ही नहीं होते बल्कि कई तरह की पर्यावरणीय समस्या पैदा करती हैं। जो औद्योगिकरण केवल सिर्फ ये हमें लाभ ही प्राप्त नहीं करते बल्कि इससे हमको क्या है, पर्यावरण, जो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको कई ऐसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उद्योग के उपयोग के लिए किए जाने वाले कच्चा माल तथा शक्ति के साधन की ज़रूरत पड़ती है। उद्योगों के उपयोग के लिए मतलब उद्योग में जिन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए क्या है, उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और शक्ति के साधन मतलब जो एनर्जी होती है उसकी कई जिससे उसको चलाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। कच्चा माल के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, मतलब कच्चा माल ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो इसके लिए किसका, प्राकृतिक जो संसाधन है, जो साधन है, उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। दोहन मतलब जो उसका उपयोग या बनाने में जो की जा रही है वो चीज़ें, जिसके परिणाम स्वरूप जिससे क्या हो रहा है, वहाँ पे भूमि क्षरण व संसाधनों के समाप्त होने का भय बना हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भूमि का जो क्षरण, किस तरीके से जो मृदा है उसमें क्या कहना चाहिए, भूमि का जो ढीलापन क्या है, उसमें जो उर्वरक या फिर अन्य तरह की जो चीज़ें पाई जाती हैं वो चीज़ें उसमें कमी देखने को मिल रही है। और संसाधन के समाप्त मतलब जो चीज़ें बनाने में इस्तेमाल की जा रही हैं वो संसाधन हो जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने संसाधन के बारे में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था कि
मनुष्य अपने जीवन में जिन चीज़ों का इस्तेमाल या उपभोग करता है वो क्या अपने संसाधन के तौर से उसको करता है। तो धीरे धीरे अगर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाए तो समाप्त होने का भी भय बना रहता है। कारखानों के अपद्रव पदार्थ से जल, मतलब कारखानों से निकलने वाले जो अपद्रव हैं पदार्थ हैं उससे जल को, थल व वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। जो पदार्थ हैं जैसे जल, थल, वायु, ये सारी चीज़ों को प्रभावित करती है। सभी छोटे बड़े औद्योगिक नगर इससे ग्रसित हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े उद्योग, सभी पर औद्योगिक नगर, जो औद्योगिक नगर है, शहर है, उनको वो प्रभाव में डाल लेता है। इस तरह तेज गति से होने वाली औद्योगिकरण पर्यावरण समस्याओं की जननी है। जो ये तेज गति से, मतलब तीव्र गति से जो बढ़ने वाली जो औद्योगिकरण, उद्योग धंधों में जो विकास हो रहा है, उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, उससे क्या है पर्यावरण की नई नई समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं। एक सीमा के बाद जब भूमि परिवहन, मजदूर, बिजली, पानी आदि महंगे होने लगते हैं, मतलब एक सीमा के बाद क्या हो जाएगी कि भूमि और परिवहन, मजदूर, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी महंगी, मतलब उनकी जो कीमत होगी वो बढ़ती चली जाएगी। मजदूरों की हड़ताल आदि की भी समस्या होने लगती है, तो उद्योगों का हस्तांतरण होने लगता है। जब मजदूरों की हड़ताल, मतलब उनकी जो मांग होती है बढ़ने लगती है, तो इन आदि की समस्या होने लगती है, तो क्या है उद्योगों का हस्तांतरण, मतलब उसका ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह उद्योगों को स्थापित या विस्थापित उसे किया जाता है। कई बार सरकार भी किसी खास नगर में उद्योग लगाने से मना कर देती। तो कई बार ऐसा होता है कि सरकार क्या करती है कि जो खास नगर है, जो मुख्य नगर है, उन नगरों पर उद्योग लगाने से उन्हें मना कर देती, जिससे वहाँ क्या हो जाता है उद्योग नहीं लग पाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिले कि औद्योगिकरण से हमें एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। तो यहाँ पे बच्चे आप लोगों ने समझा, जाना कि किस तरीके से औद्योगिकरण के जो फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, वो कैसे होते हैं। तो आप लोगों का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए होमवर्क है, पिछले 50 वर्षों से उद्योग विकसित देशों में विकासशील देशों में क्यों पलायन कर गए, उदाहरण सहित दें। ये भी 50 वर्षों से जो उद्योग विकसित और जो विकासशील देशों में वो क्यों पलायन कर रहे हैं उसके संबंध में बताना है। अगला है औद्योगिक प्रदेश अस्थिर क्यों होते हैं। एक बार एक जगह में उद्योग विकसित होने के बाद वहाँ से उद्योग क्यों हट जाते हैं, यहाँ पे इन बातों को बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बच्चे। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।